करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पोषण के बारे में बात किया था। आज ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग पौधों में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधा में स्वपोषण होता है और स्वपोषण का मतलब केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण ही होता है। और प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधा में ही नहीं बल्कि लाल, भूरा और कुछ समुद्री घास में भी स्वपोषण की क्रिया होती है। और संसार में जितने भी पौधे हैं सब स्वपोषित हैं। वो खुद ब खुद अपना भोजन बनाते हैं, किसी दूसरे जीव जंतु या अन्य किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। कुछ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होती है। ऐसे पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसे वे छोटे मोटे कीटों को खाके अपना पोषण करते हैं, जैसे कि अमरबेल, कसकुटा, घटपर्णी और गोबर छत्ता। ये सारे ऐसे पौधे हैं जो छोटे मोटे कीट को खाकर अपना पोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधे में क्लोरोफिल होता है, जो सूरज की प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। सूरज सौर ऊर्जा की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है तथा इसमें उत्पाद के रूप में ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसमें सौर ऊर्जा संचित होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 अणु जल का जब मिलता है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और एक्स्ट्रा ये जल भी बनता है। और यहाँ पे कार्बन और ये पत्ती में जल होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण करता है। यहाँ पे एक छोटा सा तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें सूरज से सूरज की किरणें पत्ती पर पड़ती है और पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन निर्मुक्त होते हुए दिखाया गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे इस भूमि से वाटर ग्रहण करते हैं, जो इस तस्वीर में साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो यदि आप इस तस्वीर को ध्यान से देखते हैं तो बहुत कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पे एक छोटा सा तस्वीर और है, जिसमें ग्लूकोज के रूप में यहाँ पे एनर्जी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन जा रहा है और लाइट एनर्जी यहाँ पे पौधे पे पड़ रहा है। और मिनरल्स और वाटर, ये दो चीज़ ऐसे दो तत्व हैं, जल और ये खनिज लवण जो है पौधे जो है सो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। पत्तियों की सबसे बाहरी त्वचा एपिडर्मिस कहलाती है। अभी हम देखने वाले हैं कि सबसे बाहरी त्वचा किधर होता है, कैसा होता है। इसके सबसे निचले भाग में दांत ने रंध्र, जिसको एस्टोमेटा बोलते हैं, एस्टोमेटा या रंध्र पाया जाता है, जिसके मध्य भाग में छिद्र बंद और खुल सकता है, जिसका नियंत्रण गर्ड कोशिका करता है। ये सारे के सारे चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले एक फिगर के माध्यम से वायुमंडल से विभिन्न भागों से होकर पत्तियों के भीतर पहुंचता है। यहाँ पे हमारा एपिडर्मिस जो सबसे ऊपरी भाग होता है और ये नीचे में जो है, ये नीचे वाले भाग में एस्टोमेटा पाया जाता है, जिसको रंध्र बोलते हैं। और इस नीचे वाले पार्ट में ही कहीं न कहीं गर्ड कोशिकाएं नज़र आ जाती है। और यहाँ पे आप लोग जाइलम देख रहे होंगे। इस जाइलम ऊतक के कारण ही पौधा के विभिन्न भाग में ये सारे जो कंस्ट्रक्शन है पौधा के, कहीं एक जगह का कंस्ट्रक्शन ये इतना बड़ा मकान रूप का दिखाई देता है और यहीं ऊपर से यहाँ पे सनलाइट पड़ता है। जाइलम ऊतक से, ये जो जाइलम ऊतक है, इससे जल पौधे के विभिन्न भाग और पत्तियों तक पहुँचता है और फ्लोएम ऊतक से जो है सो खनिज लवण वगैरह का जो है परिवहन होता है। प्रकाश संश्लेषण को आसानी से समझने के लिए यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सूरज से सूरज का सनलाइट लेता है और वाटर जो है सो जल लेता है भूमिगत रूप से, और यहाँ से इस प्रकार से O2
निर्मुक्त होता है वायुमंडल में, और डे नाइट ये जो है रेस्पिरेशन श्वसन चलते रहता है पौधा में। प्रकाश संश्लेषण का 4 महत्वपूर्ण घटक है। पहला क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश। इस चारों के बिना प्रकाश संश्लेषण की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी पौधा के जीवित रहने के लिए, उसमें विभिन्न प्रकार के क्रियाओं संचालन होने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल यहाँ पे बात क्या है कि सब इतना बात सब जानता है कि ये 4 घटक है, लेकिन इस चारों घटक का काम क्या है, कैसे क्या इसमें प्रोसेस होता है, ये बहुत सारे कम लोग जानते हैं और किताब में भी अलग अलग लैंग्वेज में बताया गया है। तो चलिए हम उसी बात को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बात आता है क्लोरोफिल का। तो सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, ये सारी बातें सबको पता होता है, लेकिन उस क्लोरोफिल का काम क्या होता है ये एक बात बहुत कम लोग को पता होता है। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि उसमें उपस्थित क्लोरोफिल। रंग कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल के उपस्थिति में ही संभव है, अर्थात जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया असंभव है। रंग का कोई मतलब नहीं है कि जो हरा रंग होना ही चाहिए, भूरा लाल प्रकाश में भी हमने पहले बता रखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि क्लोरोफिल एक तरह से यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। नेक्स्ट है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। इसको थोड़ा बढ़िया से हम लोग जानेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, और हम लोग को पता है कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। और प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। इसका आप ये परसेंटेज याद रखेंगे, यहाँ पे है 0.03%। ये आपके ऑब्जेक्टिव में निश्चित पूछ ही लेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है, और ये हमारे वायुमंडल में आता कहाँ से, इस बात को देखिए, ये अपने किताब में नहीं बताया गया है। जब हम सांस छोड़ते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, जब कोई जीवाश्म कहीं पे जलता है वहाँ पे जाता है, कहीं पे ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और जीव का अपघटन, जीवाणु वगैरह जो होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो इस 4 जगह से हम लोग के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है या बढ़ोतरी में सहायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाने के काम आता है। अभी हमने यहाँ पे एक रिएक्शन देखे थे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था और बताया था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है। और हाइड्रोजन जब सूर्य प्रकाश ये पत्ती में पड़ता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2 अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता है, और यहीं से एक हाइड्रोजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज का निर्माण यहाँ पे करता है। तीसरा जो मेन फैक्टर है, ये तीसरा मेन फैक्टर पौधे के लिए जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी देखे होंगे, जब पौधे को उचित पानी नहीं मिलता है तो पौधे मुरझा जाती है, और ये वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा कि पौधों में वृद्धि के लिए जल सर्वाधिक उत्तरदायी है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पानी की कमी से पौधे मर जाते हैं। पौधों में जल और अन्य खनिज लवण भूमि से प्राप्त होता है, अभी हमने बताया था, और यहाँ पे एक पिक्चर्स भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से वाटर, ये जल और ये जो मिनरल्स है ये हम लोग को भूमि से प्राप्त करना होता है, भूमि से मिलता है। साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाके में बैठ के अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो साउंड को लेके प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पौधों में जल और अन्य खनिज लवण। तो अन्य खनिज लवण में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरम, ये सारे जो खनिज लवण है पौधे के लिए ज़रूरत होता है, जो भूमि से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जाइलम उत्तक के बारे में अभी हमने बताया था कि जाइलम जल को पौधों के विभिन्न भाग और पत्तियों में जल का परिवहन करता है। और वहीं फ्लोएम उत्तक के बारे में बताया था कि फ्लोएम उत्तक खनिज लवण, अभी जो यहाँ पे कुछ खनिज लवण के बारे में देखे तो ये खनिज लवण का परिवहन का मतलब होता है कि एक जगह से
दूसरे जगह में स्थानांतरण होना। जब आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दो अलग अलग चीज़ है जो लगभग में दोनों पौधा में एक ही परत में पाए जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसी जाइलम फ्लोएम के बारे में बताए थे कि जाइलम ऊपर में और फ्लोएम नीचे में। जाइलम से जल का परिवहन होता है और फ्लोएम से खनिज लवण का। पौधा में नाइट्रोजन प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। और लास्ट जो हमारा है सूरज का प्रकाश, सनलाइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। पौधों में सूरज के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का जो शुद्धिकरण होता है वो सूरज के प्रकाश में ही होता है। अगर आप बात करेंगे रात या अंधेरे में सूरज के प्रकाश में, तो सूरज प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। रात या अंधेरा में सूर्य प्रकाश नहीं होने के कारण पौधों को उचित ऊर्जा नहीं मिलता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब सूर्य प्रकाश का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, इस बात को हम लोग देखते हैं। सूर्य का प्रकाश का ज़रूरत केवल पत्ती जो होता है, सूर्य का जो कोई भी पत्ती होता है, पत्ती पर उपस्थित जो जल होता है, जल में क्या सब होता है, H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस दोनों को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विभक्त करने के लिए, तोड़ने के लिए सूर्य का प्रकाश का ज़रूरत पड़ता है। बाद बाकी प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से सूर्य प्रकाश का ज़रूरत कहाँ पड़ता है, आप लोगों ने देखा कि पौधे के पत्ती में जो जल होता है उसको तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए सूर्य प्रकाश की ज़रूरत होती है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, कैसे ये क्रिया होती है। ये सारी बातें किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसका लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाते हैं। तो चलिए उसी को हम लोग देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि पौधे के हरित लवक में क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है जो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तित करता है और उत्पाद के रूप में किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की। और ग्लूकोज में ही सौर विकिरण संचित होता है। अभी हमने क्या देखा कि सभी पौधे में हरित लवक में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और उस क्लोरोफिल में जो है सूरज की ऊर्जा का अवशोषण करने का क्षमता होती है, जिसको अवशोषित करके सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, जिसको अभी हम लोग ने एक रिएक्शन के माध्यम से ऊपर 2 बार देख चुका है। अब यहाँ पे वही बात है कि सूर्य प्रकाश का ज़रूरत केवल पत्ती पर उपस्थित जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने में क्या है, अभी हमने इसको देखा था। अब एक बात होता है प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण और अप्रकाशी का विक्रिया। प्रकाशी का विक्रिया यह हरित लवक के यहाँ पे हरित लवक लिखा हुआ है, यह हरित लवक के ग्रेना में होता है। ग्रेना उसका एक अंग होता है, ग्रेना संपर्क होता है और ऊर्जा के रूप में एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यहाँ से टी से क्या हो गया, ट्राई। और एक होता है एडीपी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डाई, एडिनो ट्राइफॉस्फेट और एडिनो डाइफॉस्फेट। और एक होता है अप्रकाशी का विक्रिया, यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। ये दोनों प्रकाश संश्लेषण का ही भाग है, एक प्रकाश अभिक्रिया, एक अप्रकाश अभिक्रिया। ये हरित लवक के ग्रेना में होता है और ये हरित लवक के स्ट्रोमा में, इस बात को ध्यान रखना है। यह भूमिगत तना होता है, इसमें ऊर्जा एडीपी के रूप में, इसमें ट्राई के रूप में, इसमें डाई के रूप में प्राप्त होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखने वाले हैं, जो प्रायः हमारे किताब में देखने को नहीं मिलती है। प्रकाश संश्लेषण में जो हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन का 90% सागर में, जो अभी बताए थे कुछ समुद्री घास होते हैं, समुद्री घास में अभी हम लोग जितने सांस लेते हैं उसका 90% कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, उसका 90% हम लोग प्राप्त करते हैं सागरीय शैवाल से। कितना, 90%। और 10% जो स्थलीय भूभाग में पौधा होता है, जैसे कि हम लोग बाग बगीचे वगैरह देखते हैं, पृथ्वी पर जितने भी वन झाड़ी होते हैं उससे केवल और केवल 10%, और सागरी से कितना परसेंट प्राप्त करते हैं, 90% ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कि सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में, उससे नीला रंग के प्रकाश में और सबसे कम हरा रंग के प्रकाश में। इस बात को हम लोग को बढ़िया से ध्यान देना है। पीला और अभद्रक रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं, चाहे आज या कुछ दिनों बाद।
प्रकाश संश्लेषण के 10 से 35 डिग्री सेल्सियस मतलब ताप की ज़रूरत होता है। प्रकाश की तीव्रता अधिक होने से, प्रकाश की तीव्रता मतलब प्रकाश जब अधिक तेज़ी से होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिक होगी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। क्या हम जानते हैं कि जैसे ही वायुमंडल में CO2 बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिक होता है। अभी हमने बार बार एक बात कही, उत्पाद के रूप में मंड या स्टार्च या चाहे ग्लूकोज प्राप्त होता है, तो जैसे ही पौधों में मंड उत्पादन होता है, अधिक मंड उत्पादन होता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर धीमा हो जाता है, कम हो जाता है। एक और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, वहीं दूसरे ओर सल्फर, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाता है, अर्थात स्लो हो जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा देख लें और निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। हम सारे चैप्टर्स को एक एक करके क्लियर करेंगे। चलिए, धन्यवाद।